A very good noon to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching परचम। आज है 17th of April और आज के डेली करंट अफेयर्स हमको करने हैं डिस्कस। पर कुछ भी बात करें उससे पहले आप सभी को मेरे और परचम की तरफ से रामनवमी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। रामनवमी माना जाता है कि इस दिन राम जी का जन्म हुआ था, तो जो कोई भी इस उत्सव को, इस त्योहार को मनाते हैं, आप सभी को वेरी हैप्पी रामनवमी। अच्छा चलिए अब जरा जानते हैं कि रामनवमी कौन सी तिथि को आती है। और ये जो रोज हम पढ़ते हैं ना तिथि कि आज कौन सी तिथि है, आज कौन सी तिथि है, वो ये त्योहारों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ही काम आती है। एग्जामिनर तो पूछता ही है, मोरओवर हमें भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। सो नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, जिसे हम साक कैलेंडर बोलते हैं, और जो विक्रमी संवत 2081 अभी चल रहा है जिसके हिसाब से, तो उसमें आज तिथि क्या है, चैत्र महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष की नवमी है। तो रामनवमी कब आती है, चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को, ठीक है। चलिए, और कल मैंने आपको कहा था कि आज आपके लिए कुछ डिस्काउंट लेकर के आएंगे। सो रामनवमी के उपलक्ष्य में फ्लैट 40 और एमआरपी का डिस्काउंट है। अगर आप परचम ऐप से कोई भी सब्सक्रिप्शन या कोर्स बाय करने का प्लान कर रहे थे तो आज आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो सकता है। यू कैन चेक इट आउट। ज़्यादा जानकारी के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट दी हेल्पलाइन नंबर्स। डिटेल्स अभी मैं थोड़ी देर में दे दूंगी, पहले पढ़ना शुरू कर लेते हैं। चलिए, सो आज यानी 17th of April को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हीमोफिलिया डे। वर्ल्ड हीमोफिलिया डे, HAEM, ये जो होता है ना हीम, ये हमारे ब्लड से रिलेटेड होता है। हीमोग्लोबिन, हीमोफिलिया, दीज आर रिलेटेड टू ब्लड। तो हीमोफिलिया एक डिजीज है, राइट, एक कंडीशन है जिसके अंदर अगर ब्लड लॉस हो रहा है, जैसे हमारा कट लग जाता है, अगर हाथ पे थोड़ा सा ब्लड आता है, अपने आप रुक जाता है, खून का थक्का जम जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है। हीमोफिलिया पेशेंट्स के अंदर या लोगों के अंदर ये क्लॉटिंग बहुत इजीली नहीं होती। सो दे आर ऑलवेज एट अ रिस्क कि कभी कोई सिवियर इंजरी हो जाए, बड़ी चोट लग जाए, तो ब्लड लॉस बहुत हो जाता है इन लोगों में, ठीक है। सो एक जीन होता है जो कि प्रॉम्प्ट करता है कि भाई ठीक है क्लॉटिंग हो जानी चाहिए, लेकिन इन लोगों में वो मिसिंग होता है, उसके अंदर कुछ म्यूटेशन होता है। सो वर्ल्ड हीमोफिलिया डे 17th April को ऑब्जर्व करते हैं। कैसे याद रख सकते हैं, 17 खतरा, खतरा यानी डेंजर, 17 खतरा राइम करता हुआ है ना, तो अप्रैल 17 वर्ल्ड हीमोफिलिया डे। किसका खतरा है, ब्लड लॉस हो जाने का। ब्लड लॉस जब क्लॉटिंग नहीं हो हीमोफिलिया की वजह से, ठीक है जी। थीम देख लीजिए अच्छे से, इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। ये 2024 वर्ल्ड हीमोफिलिया डे की थीम है, ओके। और इसी दिन ये 17th of April को ही क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, बिकॉज 1989 के अंदर जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफिलिया है, उनके फाउंडर जो थे उनका बर्थडे आता है 17th of April को। फ्रैंक श्नैबल ये फाउंडर थे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, फेडरेशन के। क्लियर है यहाँ तक की बात। चलिए अब ये देखिए जो मैं आपको बता रही थी, हीमोफिलिया नॉर्मल ब्लड वेसल होती है, अगर कट लग जाता है, हेमरेज हो जाता है, तो क्लॉटिंग हो जाती है। ये नॉर्मल हेल्दी इंसान के अंदर है। हीमोफिलिया पेशेंट या इंसान के अंदर नॉर्मल ब्लड वेसल में जब हेमरेज हो जाए, यानी कट लग जाए, वेसल टूट जाए, फट जाए, कट हो जाए, तो क्लॉटिंग नहीं हो पाती या बहुत डिफिकल्टी से होती है, राइट। और ये इनहेरिटेड कंडीशन है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत आगे बढ़ती है, एंड इट इज अ रेयर डिजीज। 10,000 लोगों में किसी एक इंसान को इनहेरिट होकर के ये कंडीशन मिलती है। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले कल वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। कल मैंने काफी सारे क्वेश्चन पूछे थे, ये तो क्वेश्चन ऑफ द डे है कल, यानी 16th of April। जिन जिन बच्चों ने ये सेशन देखा होगा उन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। अच्छा, उससे पहले वाले दिन कुछ बच्चों ने ना पूछा है मुझसे कि मैम ईरान इजराइल वॉर समझा दीजिए। तो हमने 15th of April को जो सेशन लिया था, वहाँ ईरान इजराइल जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है वो अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अगर आप समझना चाहते हैं देख सकते हैं, नहीं तो या तो आज नहीं तो कल, either today or tomorrow you will have a burning issue also on this topic, right? So the team will update you। हम लोग डेली कैलेंडर शेयर करते हैं, टाइम टेबल शेयर करते हैं, आज कौन कौन से सेशंस आएंगे उसमें आप देख लीजिएगा कब बर्निंग इशू आ रहा है, वहां भी आप समझ सकते हो। संदीप सर विल बी टेकिंग दैट सेशन। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था, among the following cricketers who is among the top 5 in terms of hitting most sixes in T20 क्रिकेट फॉर्मेट। अभी हमने कल न्यूज़ पढ़ी थी, T20 फॉर्मेट जो क्रिकेट का होता है, 20 बॉल का 20 ओवर्स का जो मैच होता है, उसमें मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस लगाने वाले खिलाड़ियों में एक और खिलाड़ी का नाम ऐड हो गया था, ठीक है, रोहित शर्मा। चलो एक तो मैं बता देती हूँ। तो टॉप 5 भी हमने देखे थे, उन टॉप 5 में इनमें से कौन से खिलाड़ी हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। सो आंसर क्या होगा, राइट, आंसर विल बी 2, 3 and 4। विराट कोहली ने अभी तक T20 के अंदर 500 सिक्सेस, मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस यानी 500 से ऊपर सिक्सेस नहीं लगाए हैं, राइट।
चलिए, फिर मैंने सेशन के दौरान कल आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए। एक आंसर मैंने पिक किया है कनिष्का वार्ष्णे का। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों ने सारे आंसर राइट किए एक्सेप्ट वन, और वो एक क्वेश्चन जहां कंफ्यूजन था वो अभी मैं बताती हूँ, एक एक करके लेते चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे पूछा था रामसर साइट इंडिया में कितनी है, 80 रामसर साइट्स आर देयर, और 2024 में कितनी ऐड हुई हैं, 5 रामसर साइट ऐड हुई हैं। मैंने नाम नहीं पूछे थे पर कनिष्का ने लिख दिया है, सो लेट मी गो थ्रू इट। कर्नाटका से 3 है, मागड़ी केरे, अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व एंड अघनाशिनी एस्चुरी, और 2 तमिलनाडु से कराईवाती बर्ड सेंचुरी एंड लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। फिर मैंने आपसे पूछा था भीमराव अंबेडकर जी जो हैं उनको भारत रत्न कब मिला था, कौन से साल में मिला था, 1990 में मिला था, और पॉस्थ्यूमसली मिला था, मरणोपरांत मिला था। और क्यों मैंने पूछा अंबेडकर जी के बारे में, क्योंकि हमने थोड़े दिन पहले देखा था कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी आई थी। कब आई थी जी, कब आई थी, 14 अप्रैल को। ठीक है, नासा के चीफ के बारे में मैंने पूछा, तो आंसर है बिल नेल्सन। क्यों, क्योंकि हम नासा और जापान के बीच के एक अग्रीमेंट को डिस्कस कर रहे थे, जिसके तहत चांद के ऊपर जो रोवर बनेगा वो जापान बनाएगा जाने वाला, और इसी के बदले जापान के 2 एस्ट्रोनॉट्स को नासा अपने साथ आर्टेमिस मिशन में शामिल करेगा। फाउंडेशन डे मैंने आपसे पूछा था SPMCIL का। यहाँ अधिकतर बच्चों ने गलती की है। मैक्सिमम ऑफ यू हैव रिटन 15 फरवरी, क्योंकि PIB का एक आर्टिकल आ रखा था, लेकिन 15 फरवरी इज नॉट द फाउंडेशन डे। इसके अलग अलग यूनिट्स होती हैं, किसी दिन कब सेलिब्रेट होता है, किसी दिन कब, लेकिन आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो 13 जनवरी 2006 में SPMCIL का फाउंडेशन हुआ है। ठीक है, सो दिस विल बी द राइट आंसर। चंद्रयान के लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान। ओके, एंड फर्स्ट मैन टू गो ऑन मून नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, अपोलो 11 के ऊपर बैठ करके नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे पहुंचे थे। एंड लास्ट मैन ऑन मून, जिन्होंने लास्ट अपना कदम वहां से हटाया था, दैट वाज यूजीन सर्नन, और अपोलो 17 मिशन के तहत ही हैड गॉन ऑन द मून। ठीक है, तो ये सारे आंसर्स हो जाते हैं। चलिए जिन बच्चों को पता है वो मेरी बात सुन लो, जिनको नहीं पता थोड़ी देर ये देखो। सी, आई हैव दिस थ्रोट इशू दैट यू नो, मेरे को बहुत टाइम से प्रोलॉन्ग्ड कॉफिंग की प्रॉब्लम हो रही है, एंड आई नाउ नीड टू गो फॉर टेस्ट। ठीक है, सो दिस इज टू इन्फॉर्म यू कि आई रियली वॉन्ट 2 days टाइम फ्रॉम यू पीपल। आई विल नॉट बी एबल टू टेक क्लासेस फॉर 2 days बिकॉज आई विल बी गोइंग फॉर टेस्ट, मल्टीपल टेस्ट होने हैं, और क्वाइट पॉसिबल कि डॉक्टर मुझे थोड़े दिन, 1-2 दिन रेस्ट का बोल दे। ठीक है, बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉफिंग हो रही है वाइल टॉकिंग। सो दिस इज अगेन टू इन्फॉर्म यू पीपल, कल एंड परसों 18th and 19th को आई विल नॉट बी कमिंग अप विथ योर डेली CA सेशन। ठीक है, 2 दिन बेयर करो, हम परसों से वापस शुरू कर लेंगे, और जो ये 2 दिन बचेंगे उनको हम टेकअप कर लेंगे उस समय। ठीक है, चलिए। सो आज का जो भी आप पढ़ रहे हो, परचम टेलीग्राम या परचम ऐप से आप जाकर के PDF ले सकते हो, हिंदी और इंग्लिश वाला। CA रफ्तार भी लॉन्च हो चुका है, जिनको नहीं पता है परचम ऐप से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, नहीं तो parchamclasses.in वेबसाइट चेकआउट कर लीजिए। हेडलाइनर है ये क्वार्टरली कंपाइलेशन, 3-3 महीने की हेडलाइंस, जो भी न्यूज़ कैटेगरी वाइज अच्छे से आपको इसमें मिल जाएंगी। ज़्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर, ईमेल और परचम ऐप चैट, ये 3 जगह हैं जहां आप कोर्स से रिलेटेड अगर कुछ पूछना है, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड पूछना है, जो आपने परचेज किया है PDF 10, 15, 20, 40 वॉटेवर रुपीज़ का, उससे बारे में कुछ पूछना है तो यहाँ पूछा कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सीरियस क्वेरी मत लिखा कीजिए, थोड़ा टाइम लगता है उनको पढ़ने में, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ कॉमेंट्स आर देयर। ओके, चलिए। सो आगे बढ़ते हैं और ओबिचुरी सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। नोटेड कर्नाटक म्यूजिशियन, कर्नाटक यानी जो साउथ साइड में म्यूजिक चलता है उसको कर्नाटक म्यूजिक कहा जाता है, नॉर्दर्न इंडिया में हिंदुस्तानी म्यूजिक कहा जाता है। 2 ब्रांचेस ऑफ म्यूजिक आर देयर। सो नोटेड कर्नाटक म्यूजिशियन है KG जयन जी, इनका निधन हो गया है। एंड ये बेसिकली डिवोशनल म्यूजिक और सॉन्ग्स जो थे उनके अंदर इन्वॉल्व रहते थे, और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। ओके, 2019 में। कब इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, 2019 में, और ये केरला से बिलोंग करते थे, और इनको केरला संगीत अकादमी से भी ऑनर किया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये इनके सुपुत्र हैं, और फेमस मलयालम फिल्म एक्टर हैं मनोज के जयन। सो जयन, KG जयन जी अब नहीं रहे। कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं, कर्नाटक म्यूजिशियन थे, और पद्मश्री अवार्ड इनको मिला था 2019 में। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है।
चलिए, अगला भी एक सैड डिमाइस है। सैड डिमाइस यानी एक दुखद निधन। किसी भी प्रोमिनेंट व्यक्ति का अगर डिमाइस होता है तो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, उनके बारे में एग्जामिनर पूछ सकता है। सो इंग्लैंड के एक स्पिन लेजेंड थे, यानी स्पिनर थे, काफी लेजेंडरी स्पिनर, नाम है डेरेक अंडरवुड। डेरेक अंडरवुड, ही इज नो मोर नाउ, और इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्पिनर्स माने जाते थे। सो अंडरवुड, डेरेक अंडरवुड कौन सी टीम के लिए खेलते थे? इंग्लैंड के लिए खेलते थे। ओके, इंग्लैंड, अंडरवुड। एक अपॉइंटमेंट की तरफ चलते हैं। स्पेस इंडिया हैज अपॉइंटेड संजना सांघी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। स्पेस इंडिया ने संजना सांघी को, ये जो एक्ट्रेस हैं, आपने शायद इनको देखा होगा, इनको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे ओपन कर लिया है, यानी अपॉइंट कर लिया है। अब ये स्पेस इंडिया क्या है? ये इन स्पेस नहीं है, इन स्पेस से कंफ्यूज मत हो जाएगा। हो सकता है कई बच्चे हो जाएं जो थोड़े से न्यू बिगिनर्स होते हैं ना तैयारी में, उन बच्चों को हो जाती है कंफ्यूजन, एंड विच इज नॉर्मल, है ना। इन स्पेस अलग है बाबा, इससे कोई लेना देना नहीं है। स्पेस इंडिया एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो स्पेस, स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी, इन सब फील्ड के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड करने का, ग्रास रूट लेवल से और कोर्सेज, एजुकेशन, ये सब प्रोवाइड करने का, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। रजिस्टर्ड है ये इसरो के साथ भी कि भाई अगर आपको कोई भी इस तरह की ट्रेनिंग करनी है तो ये प्रोवाइड करवा देते हैं। स्कूल्स के साथ अफिलिएटेड हैं। सो ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस इंडिया। एक पायनियरिंग इंस्टीट्यूशन है जो एस्ट्रोनॉमी, स्पेस साइंस, स्टेम एजुकेशन को प्रमोट करता है। स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, और स्पेस ट्यूटर की तरह इसरो के साथ में रजिस्टर्ड है। स्पेस से रिलेटेड अगर कोई भी प्रोग्राम्स वगैरह करवाने, और उनकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है संजना सांघी। ठीक है, क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नाउ इट इज अबाउट अ बुक लॉन्च। अ बुक, इंडिया द रोड टू रेनेसा, अ विजन एंड एन एजेंडा, ये लॉन्च की गई है हैदराबाद के अंदर। तो बुक का क्या नाम है? बुक का नाम है इंडिया द रोड टू रेनेसा। इसको रेनेसा पढ़ते, रेनेसांस नहीं पढ़ते। ओके, रेनेसा, अ विजन एंड एजेंडा। किसने लिखी है ये किताब? रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है और फॉर्मर यूएन के ऑफिशियल रह चुके हैं, भीमेश्वर छल्ला जी। भीमेश्वर छल्ला। रोड टू रेनेसा छल्ला जी ने लिखी है। ओके, तो थोड़ा सा छल्ला, छल्ला होता है ना, की चेन छल्ला भी बोलते हैं हम उसको, उससे रिलेटेड आप कर सकते हो कि रोड ऐसे इस तरह की छल्ले जैसी रोड है, तो रोड टू रेनेसा भीमेश्वर छल्ला जी ने लिखी है। ओके, अगली जो खबर आ रही है वो कॉटन को इंटरनेशनल ब्रांड के तौर पे इंडिया से लेके जाने की बात है। सो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो स्टैब्लिश करेगी कॉटन टेस्ट लैब्स, जो हाई क्वालिटी प्रीमियम कॉटन की टेस्टिंग करेंगे 6 स्टेट्स के अंदर। कौन सी कॉटन की बात हो रही है? कस्तूरी कॉटन। कस्तूरी कॉटन एक इंटरनेशनल प्रीमियम ब्रांड हम बनाना और प्रमोट करना चाह रहे हैं, जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी कुछ ब्रांड एग्जिस्ट करती हैं। तो उसके लिए कॉटन टेस्ट लैब 6 स्टेट्स के अंदर जो गवर्नमेंट है वो बनाएगी इन कस्तूरी कॉटन्स को फिल्टर आउट और उनकी हाई प्रीमियम क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। और ये कहाँ पे हाई ग्रेड कॉटन टेस्ट लैब्स बनेंगी? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और कर्नाटका। जब कभी भी स्टेट्स पढ़ते हो ना, थोड़ा सा मैप दिमाग में दौड़ाया करो, ठीक है, और रिलेटेड मैप्स को, जगहों को देख लिया करो। अब कॉटन की इमेज आ जाती है कॉटन की इमेज आ जाती है ना दिमाग में, मैप पे उस जगह थोड़ा थोड़ा वो कॉटन देख लिया करो, बस थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना होता है, याद करना बहुत ईजी हो जाता है। टू एस्टैब्लिश द इंडियन कस्तूरी कॉटन एज अ ग्लोबल ब्रांड। सो ऑल्दो हम कॉटन के अंदर, जो कॉटन की खेती में जितना एरिया इंडिया लगाता है ना, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, वी आर वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन, लेकिन फिर भी हमारा कोई ग्लोबल एस्टैब्लिश ब्रांड नहीं है अभी तक। और वही करने के लिए कस्तूरी कॉटन को हम ब्रांड के तौर पे एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं इंटरनेशनली। ये जो लैब्स हैं ये BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टेस्टिंग फैसिलिटी के साथ में मिलकर के लगाई जाएंगी। मेन पर्पस क्या है? एकदम बढ़िया क्वालिटी ऑफ कॉटन हम अप्रूव कर सके, हाँ ये अच्छी क्वालिटी ऑफ कॉटन है और उसी को आगे प्रमोट किया जाना है। सो ग्लोबल कुछ कॉटन ब्रांड्स चल रहे हैं, जैसे कि सुपीमा है, गीजा है, और उसी के साथ हम चाह रहे हैं कस्तूरी कॉटन भी मार्केट में आए। ठीक है, चलो अगला एक इंडेक्स से रिलेटेड न्यूज़ है कि दिल्ली एयरपोर्ट जो है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको रैंक किया गया है वर्ल्ड का 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट। यानी जितने फ्लायर्स या कस्टमर्स वो हैंडल करता है, पैसेंजर्स,
It handled over 7.22 crore passengers in 2023. बिजिएस्ट यानी कितने पैसेंजर्स आपके यहाँ से फ्लाई करके गए हैं. सो 2023 में ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में 10th नंबर का बिजिएस्ट एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहा. और ये इंडेक्स किसने दिया है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड, ACI वर्ल्ड के हिसाब से रैंकिंग सामने आई है. और इसमें अगर आप देखोगे तो टॉप 10 के अंदर 5 तो UAE के एयरपोर्ट्स ही हैं. UAE के हैं, USA के हैं, USA के हैं, सॉरी, है ना. USA के 5 एयरपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे. एंड उसके अलावा टॉप एयरपोर्ट जो है अटलांटा, USA का अटलांटा एयरपोर्ट इज द बिजिएस्ट इन द वर्ल्ड. और हमारा जो न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है 10th नंबर पे आया है. इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है. अटलांटा एयरपोर्ट का पूरा नाम क्या है? हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. गॉट इट? चलें आगे. सो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, कौन है ये? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा नाम सुना है कभी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की कभी हमने बातचीत की हो या आपने कहीं पढ़ा हो तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हेड है, मैनेजिंग डायरेक्टर है. IMF की हेड पोजीशन क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर. और उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर पहले भी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा थी, अब वो वापस रीअपॉइंट होकर के आएंगी, यानी उनकी टर्म आगे कंटिन्यू करेंगी बिकॉज शी हैज बीन री इलेक्टेड for the second term as managing director of International Monetary Fund, right? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा. मनी से ही क्रिस्टल मिलेंगे ना, क्रिस्टल नगीने. सो क्रिस्टल ऐसे ही नहीं मिलते हैं. सो क्रिस्टल अगर चाहिए तो आपके पास मनी होना चाहिए. सो मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, याद रखिएगा. इनकी जो नेक्स्ट 5 ईयर टर्म है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगी इसी साल. IMF हेडक्वार्टर्ड कहाँ है? मैंने आपको बताया था यूनाइटेड नेशन या उससे जुड़ी हुई जो भी एजेंसीज हैं, अगर वो पैसे से, मनी से डील करती हैं तो उनका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो बस वहीं हेडक्वार्टर्ड है ये, राइट. सो IMF एक मेजर फाइनेंशियल एजेंसी है ऑफ यूनाइटेड नेशंस. IMF की शुरुआत कब हुई थी? वेल, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1944 और फाउंडिंग मेंबर्स में से इंडिया भी एक फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है. आज की तारीख में अराउंड 190 मेंबर कंट्रीज इसके हैं. क्या करता है ये? वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सब फाइनेंशियल सपोर्ट और फाइनेंशियल रेगुलेशन और फाइनेंशियल ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ हो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनमें ये इंश्योर करता है. चलिए अगली खबर की तरफ. एक और अपॉइंटमेंट आ रहा है इंटरनेशनल डोमेन से और ये हम बात कर रहे हैं कुवैत की. किसकी बात कर रहे हैं? कुवैत. कुवैत की राजधानी बता दो. आज अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया ना. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कुवैत? ये लिख दीजिए. सो अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, बहुत छोटा नाम है इनका, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत. सो क्यों वेट करना इतना लंबा नाम सुनने का? सीधे बोल दो अल सबा, बोल सकते हैं क्या? सो अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं. नहीं लिखी ना मैंने, कैपिटल तो लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, कुवैत सिटी. छोड़ो, यूजलेस क्वेश्चन हो गया आज का. ना कल मुझसे लाइव चैट के अंदर एक बच्चे ने पूछा था कि मैम, इंडिया और मॉरिशस के बीच में जो टैक्स ट्रीटी अमेंडमेंट से रिलेटेड एक अग्रीमेंट साइन हुआ है तो क्या वो पढ़ना ज़रूरी है? तो मैंने उनको कहा था हाँ, स्पेशली अगर आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी काम का है. देन आई थॉट कि नहीं, इसको पढ़ा देते हैं बिकॉज ये स्टेट और सिविल वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी काम का होगा. तो चलिए आज ये मुद्दा समझ लेते हैं. 1 डे एग्जाम वाले बच्चों चिंता मत करो, आप भी समझ लो, कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा. सो इंडिया एंड मॉरिशस ने साइन किया है एक प्रोटोकॉल टू अमेंड टैक्स ट्रीटी. लेकिन ध्यान रखिए अभी सिर्फ प्रोटोकॉल साइन हुआ है, रेटिफाई नहीं हुआ है. यानी बिल्कुल पेपर्स में आ नहीं गया कि ठीक है दोनों देश इसको मानेंगे. अग्रीमेंट या प्रोटोकॉल साइन होना मतलब कि ठीक है हम दोनों ने इसके बारे में डिस्कस किया है, हमने साइनिंग कर ली कि ये पॉइंट्स हैं जिन पे भी हम अग्री करते हैं, लेकिन अब हम वापस अपने देश जाएंगे, अपने वहाँ की सरकार से बात करेंगे, सब अग्री करते हैं, तब जाके हम रेटिफाई करते हैं. समझ में आई बात? सो इंडिया एंड मॉरिशस साइन प्रोटोकॉल टू अमेंड टैक्स ट्रीटी. और कौन सी टैक्स ट्रीटी है जिसमें अमेंडमेंट लाने की बात की जा रही है? DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट. डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट हुआ था इंडिया और मॉरिशस के बीच में. उसके अंदर एक अमेंडमेंट लाना है और उस अमेंडमेंट के तहत क्या लाया जाएगा? प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट. तो ये सब कुछ तब समझ में आएगा जब आप ये समझोगे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट और क्यों है ये सब, क्या है. थोड़ा सा इकोनॉमिक एंगल से देखते हैं. देखिए इंडिया और मॉरिशस के बीच में अपने इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, राइट. सो
मॉरिशस के अगर कोई बिजनेस हाउसेज या बिजनेस पर्सन इंडिया के अंदर कोई शेयर खरीदते हैं, ठीक है, कोई शेयर खरीदा और उन्होंने उसको फिर बेचा, इंडिया का कोई शेयर, ठीक है, और फिर अगर उसको बेचा तो उनको कैपिटल गेन हुआ। मैंने अगर कोई शेयर 10 रुपए में खरीदा, मैंने उसको 50 रुपए में बेच दिया, 40 रुपए का कैपिटल गेन हुआ, तो उसके ऊपर टैक्स पहले नहीं लगाया जाता था, ठीक है। सो ये मैं आपको बता रही हूँ कि 1983 में इंडिया और मॉरिशस के बीच में DTAA यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट साइन हुआ था कि भाई अगर मैं यहाँ पे कोई बिजनेस आपके यहाँ पे आकर के कोई इन्वेस्टमेंट करूँ तो मुझे टैक्स यहाँ भी देना पड़ता है, फिर मुझे मेरे अपने कंट्री में भी टैक्स देना पड़ता है, मतलब मॉरिशस में भी टैक्स दूं और आप भी कैपिटल गेन पे टैक्स लगा के दोगे तो मुझे दोहरा टैक्स देना पड़ता है। इस वजह से फॉरेन FPI जो होते हैं वो डिस्करेज रहते हैं। तो इन दोनों देशों ने, इंडिया और मॉरिशस ने डिसाइड किया कि नहीं ठीक है, हम DTAA साइन करते हैं जिससे कि ये जो डबल टैक्सेशन था उसको अवॉइड किया जा सके, ठीक है। तो अब जो आप कैपिटल गेन कर रहे हो, यानी अगर कोई भी मॉरिशस का बिजनेस हाउस यहाँ से कोई शेयर खरीदता है इंडिया से और उसको बेचता है, तो जो कैपिटल गेन होता है इंडिया उस पर टैक्स नहीं लगा रहा था। ये कब तक चल रहा था? 2017 तक चल रहा था, 2017 तक, ठीक है। सो 1983 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस ने एक यूनानिमस डिसीजन लिया, अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। यहां तक बात समझ में आई? डबल टैक्सेशन से रिलेटेड दोनों देशों में टैक्स नहीं देना पड़े, डिविडेंड पे टैक्स होते हैं, कैपिटल गेन पे टैक्स होते हैं, तो दोहरे टैक्स नहीं देने पड़े। हिस्टोरिकली मॉरिशस प्रेफर कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा इंडिया के अंदर FPIs, राइट। अब मैंने एक टर्म बोल दिया FPI, राइट, तो अब पहले मुझे इसको समझाना चाहिए। देखिए दो टर्म होती है, एक होता है FDI और एक होता है FPI। FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर कोई भी निवेश करता है और अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहा है, बिल्डिंग में निवेश कर रहा है, बिजनेस ऑपरेशंस में निवेश कर रहा है, यानी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसको FDI में काउंट किया जाता है। FPI क्या होता है? जिसके अंदर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। ये पोर्टफोलियो यानी आप कोई ना कोई स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, बेसिकली स्टॉक हो सकते हैं, बॉन्ड हो सकते हैं, शेयर हो सकते हैं। तो जब कभी भी आप फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो FPI कहा जाता है, और अगर आप फिजिकल एसेट्स के अंदर या ऑपरेशंस में कर रहे हो तो FDI कहा जाता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है, अब आइए वापस थोड़ा कि 1983 के अंदर ये अग्रीमेंट साइन होता है दोनों देशों के बीच में, और उसके बाद से क्या होता है, क्योंकि नॉन टैक्सेबिलिटी आ गई है कैपिटल गेन में, तो जो मॉरिशस से FPI आ रहे हैं इंडिया में वो काफ़ी अच्छे नंबर पे आ रहे थे। पर जैसे जैसे FPI बढ़े तो इंडिया को ये फील होने लग गया कि हम तो कहीं ना कहीं घाटा खा रहे हैं, बिकॉज हम इनसे कैपिटल गेन्स पे टैक्सेस वगैरह नहीं ले रहे, तो हम तो ज़्यादा कुछ अर्न कर नहीं रहे हैं इनसे। तो फिर एक पहला अग्रीमेंट इंडिया और मॉरिशस के बीच में होता है 2016 में, जहां रिवाइज टैक्स अग्रीमेंट के तहत इंडिया को राइट मिलता है कि आप कैपिटल गेन्स को टैक्स करोगे, यानी मॉरिशस का अगर कोई बिजनेस हाउस यहाँ से आपके शेयर खरीदता है और बेचता है और जो कैपिटल गेन होता है उस पर आप टैक्सिंग करोगे, ठीक है। और 2017 1 अप्रैल 2017 के बाद ये लागू होगा, उससे पहले जो हो गया वो हो गया, ठीक है। तो ये पहला एक अमेंडमेंट बोल दीजिए वो आया था, रिवाइज्ड टैक्स अग्रीमेंट 2016 के अंदर। अब उसके बाद ये दूसरा एक प्रपोज किया गया है जो अब रेटिफाई हो गया तो पिक्चर में आ जाएगा। क्या होगा क्या नहीं होगा अभी और समझाती हूँ, उससे पहले देखो जब ये DTAA आया इंडिया और मॉरिशस के बीच में तो फायदा क्या रहा। DTAA का मेन रीजन क्या था कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडिया में और आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और मॉरिशस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट FPI सोर्स है। अगर हम इंडिया के टॉप FPIs देखें, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अगर हम देखें, तो मॉरिशस इंडिया का 4th लार्जेस्ट सोर्स है FPI का, आफ्टर US, सिंगापुर एंड लग्जमबर्ग। रिसेंट डेटा अगर हम देखेंगे तो राइट। सो अगर मॉरिशस के इन्वेस्टमेंट हम देखें तो मार्च 2024 में करीब 6% ऑफ टोटल FPI इन्वेस्टमेंट अकेले मॉरिशस से आए थे। तो ये सब क्यों हो पाया? बिकॉज ऑफ DTAA। लेकिन अब इसमें एक लूप होल भी है कि जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं ना, कि इंडिया में आपके पास अवैध पैसा है तो आप मॉरिशस चले जाओ, वहां पे आप अपना कंपनी खोल लो और फिर आप इंडिया में शेयर्स खरीद के उनको बेच दो, तो आपको मॉरिशस के अंदर भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा और
काफ़ी आप टैक्स से बच जाओगे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि भाई इंटेंट क्या है, आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो हमारे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मॉरिशस से, ऐसा तो नहीं आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो। इंडिया में आपने पैसा बना लिया, ब्लैक मनी है, उसका क्या करें, तो आप मॉरिशस जाते हो, एक कंपनी खोलते हो, फिर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर देते हो और उस मनी को मार्केट में रोटेट कर देते हो। तो अगर ये इंटेंट है आपका कि सिर्फ टैक्स से बचना है हमको, राइट, तो इस इंटेंट को किल करने के लिए और ये नया जो अमेंडमेंट है ये प्रपोज किया गया है, प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट, कि आपका पर्पस टेस्ट होगा, आप वाकई में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो या फिर आप सिर्फ टैक्सेशन से खेलना चाह रहे हो और इसलिए आप एफपीआई लेकर के आए हो। तो इसके लिए एक अमेंडमेंट का जो प्रोटोकॉल है उस पर साइन हुआ है, रेटिफाई हो जाएगा, तो हम आगे इसको और ढंग से पढ़ लेंगे। मोटी मोटी बात समझ में आ गई। डीटीएए था, मैं अब फटाफट से समराइज कर देती हूँ। डीटीएए था जिसके तहत मॉरिशस से अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में इंडिया में इन्वेस्ट करते हो, शेयर्स खरीदते हो और बेचते हो, तो जो कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर पहले कोई टैक्स नहीं था। 2017 ऑनवर्ड्स, 1 अप्रैल 2017 ऑनवर्ड्स उस पर टैक्स इंडिया लगाने लग गया, लेकिन मॉरिशस में अभी भी टैक्सेस नहीं थे, तो आपको टैक्स में काफ़ी सेविंग हो जाती है, राइट। इसलिए मॉरिशस से काफ़ी ज़्यादा एफपीआई इंडिया में आता है, लेकिन इससे मनी लॉन्ड्रिंग भी चालू हो रखी है और उसको किल करने के लिए अब प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट एक और अमेंडमेंट के तौर पे आ सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऑलराइट, चलो। मॉरिशस, मॉरिशस, मॉरिशस एक अफ्रीकन कंट्री है, ये अफ्रीका आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये मॉरिशस है, अरे ओके। और मॉरिशस की जो करेंसी है दैट इज मॉरिशियन रुपी, और मॉरिशस में बहुत हिंदूज हैं, बहुत ज़्यादा हैं, राइट। सो वहाँ के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज सिंह रूपन, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जुगनौथ, और वहाँ की कैपिटल है पोर्ट लुइस। वहाँ की मतलब कहाँ की, मॉरिशस की। अब जो भी न्यूज़ हम देखेंगे ना वो स्पोर्ट्स डोमेन से, तो स्पोर्ट्स से आज काफ़ी न्यूज़ है। बड़े बड़े कीर्तिमान बन रहे हैं, आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में शांति नहीं लेके दे रहे प्लेयर्स, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं और हमको पढ़ना पढ़ाना पड़ रहा है। उससे पहले धर्मशाला चलते हैं। धर्मशाला ने अनवील किया है इंडिया, मतलब अनवील तो क्या किया, अब धर्मशाला के अंदर डेवलप होगा इंडिया का पहला हाइब्रिड पिच एट HPCA स्टेडियम, राइट। सो जो हिमाचल के अंदर धर्मशाला है वहाँ पे इंडिया का पहला हाइब्रिड पिच स्टार्ट किया जाएगा, और पहला BCCI एक्रेडिट वेन्यू है ये, जहाँ पे एकदम बढ़िया सा स्टेट ऑफ आर्ट हाइब्रिड पिच रेडी होगा। और इसको कौन सी कंपनी तैयार करेगी, SIS ग्रास। हाइब्रिड पिच काफ़ी अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिए, कंसिस्टेंस के लिए, हाई परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, और जो ICC है उसने अप्रूवल दे दिया है T20 और 50 ओवर फॉर्मेट के अंदर कि ठीक है हम हाइब्रिड पिचेस ला सकते हैं। सो पहला हाइब्रिड पिच BCCI के अंडर किसी स्टेडियम में अगर बनेगा तो वो कहाँ बनेगा, धर्मशाला स्टेडियम में। अप्रूवल मिल चुका है, अब इस पर ये जो पिच है इस पर खेला जाएगा जब ये रेडी हो जाएगा। अब हम चलते हैं IPL की तरफ, इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग में वापस से सनराइजर हैदराबाद आता है सुर्खियों में। थोड़े दिन पहले हमने देखा था सनराइजर्स हैदराबाद ने सबसे ज़्यादा IPL का स्कोर बनाया था 277, और अब वापस से इन्होंने रिकॉर्ड हाईएस्ट टोटल बना लिया है और अपना खुद का ही रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लास्ट रिकॉर्ड इनका 277 रन का था मुंबई इंडियंस के खिलाफ। अब सनराइजर्स हैदराबाद ने हाईएस्ट रन बनाया है 287, ओके, 20 ओवर्स में अगेंस्ट RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। एंड सिर्फ IPL में एक रिकॉर्ड नहीं बना है, इन्होंने ओवरऑल जो T20 फॉर्मेट ऑफ गेम होता है उसमें सेकंड हाईएस्ट स्कोर, पूरे T20 में अभी तक सेकंड हाईएस्ट स्कोर बना लिया है ऑल मेंस T20 क्रिकेट में, राइट। साथ ही साथ किसी भी IPL इनिंग के अंदर सबसे ज्यादा सिक्सर्स भी इसी मैच के अंदर मारे गए हैं, और उसमें जो सनराइजर्स हैदराबाद है उन्होंने 22 सिक्सेस हिट किए। गॉट इट, चलिए। अब मैंने आपको बोला पूरे T20 फॉर्मेट में सेकंड हाईएस्ट स्कोर रहा है इनका, तो और कौन सा T20 मैच था जिसमें हाईएस्ट स्कोर बनाया गया, तो देखिए एशियन गेम्स में नेपाल अगेंस्ट मंगोलिया था जिसमें 314 रन नेपाल ने बनाए थे, 314। सो दिस इज T20 का हाईएस्ट स्कोर इन एन इनिंग। और उसके बाद अब सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाए 287 अगेंस्ट RCB, ओके, याद रहेगा इतना, यहीं पे बात खत्म नहीं हो रही है। सो ट्रेविस हेड जो हैं, जो सनराइज हैदराबाद के लिए खेलते हैं, उन्होंने 4th फास्टेस्ट IPL सेंचुरी भी बना ली है। IPL के अंदर सबसे कम बॉलों में 100 पूरा करने वाले क्रिस गेल हैं 30 बॉल्स के ऊपर, और अब 4th नंबर पे ट्रेविस हेड 39 बॉल्स में इन्होंने अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ली, ओके। ऑलराइट, देन लेट अस मूव ओवर टू
a recognition and award. So Pat Cummins, Wisden's leading cricketer in the world, or Nat Skyver-Brunt, Wisden's leading women cricketer in the world. इन दोनों को जगह मिल गई है वाइजडेंस क्रिकेट्स एल्मनाक के अंदर. ये एक किताब है और इसको बाइबल ऑफ क्रिकेट भी माना जाता है. तो इसमें जिनका नाम शुमार होता है उनके लिए काफ़ी ऑनर की बात कही जाती है. सो पैट कमिंस एंड नैट स्काइवर-ब्रंट, इनका नाम वाइजडेंस लीडिंग क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड की कैटेगरी के अंदर इस किताब में शामिल हो चुका है. ओके, वाइजडेंस क्रिकेटर्स एल्मनाक 2024 एडिशन. नैट स्काइवर-ब्रंट कौन से कंट्री के लिए खेलती हैं? इंग्लैंड के लिए ऑलराउंडर हैं ये. और पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं. और इन दोनों को 2024 एडिशन ऑफ वाइजडेंस क्रिकेट एल्मनाक के अंदर इनका नाम शुमार हुआ है एज लीडिंग क्रिकेटर्स, फीमेल एंड मेल रिस्पेक्टिवली. स्काइवर-ब्रंट पहली इंग्लिश वुमन है जिनको ये ऑनर मिला है इस किताब के अंदर अपना मेंशन लाने का. एंड लाइक आई वाज टेलिंग यू, दिस वाइजडन क्रिकेटर्स एल्मनाक, या जिसको वाइजडन भी बोलते हैं, बाइबल ऑफ क्रिकेट कही जाती है और एक रेफरेंस बुक है जो कि हर साल यूनाइटेड किंगडम के अंदर पब्लिश की जाती है. वेरी प्रेस्टिजियस ऑनर इफ योर नेम इज इंक्लूडेड इन इट. ठीक है. ऑल राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. हाँ जी, न्यूज़ इतनी ही है मेन जो आज हमें डिस्कस करनी थी. मैं वापस से एक बार याद दिला दूं, कल और परसों मैं आपका सेशन नहीं लूँगी. माई थ्रोट नीड्स अ थरर चेकअप. तो मैं 2 दिन का ब्रेक इसलिए ले रही हूँ ताकि मैं प्रॉपरली अपने सारे टेस्ट करवा सकूँ. सो अगर आप किसी कमेंट से गो थ्रू करते हो जहाँ बच्चे बोलते हैं अरे आज क्लास नहीं हो रही और बाई चांस आपकी नज़र में आ जाता है, तो प्लीज़ रिप्लाई देयर दैट देयर विल बी अ ब्रेक ऑफ 2 days. ठीक है, बता दीजिए. हम तो इन्फॉर्म करेंगे हमारी तरफ से, लेकिन 1 से भले 10. सो अगर आप भी थोड़े स्पोक पर्सन बन जाएंगे इन 2 दिनों के लिए कि क्लास अब 2 दिन के बाद होगी, तो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी. चलिए रिवीजन क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, आंसर कीजिएगा. What is the theme of World Hemophilia Day 2024? World Hemophilia Day 2024 थीम क्या रही? Equitable access for all, recognizing all bleeding disorders. D will be the right answer. According to Airport Council International, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कौन सा रैंक मिला है इन टर्म्स ऑफ बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स लिस्ट के अंदर 2023 की? क्या रैंक है? IGI का 10th रैंक है. ओके, नेक्स्ट. नोटेड कर्नाटिक म्यूजिशियन KG जयन हु रिसेंटली पास्ड अवे, उनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से 2019 में. विच ऑर्गेनाइजेशन हैज वेलकम संजना सांघी एज ब्रांड एम्बेसडर? संजना सांघी को ब्रांड एम्बेसडर कौन सी कंपनी ने लिया है? आंसर वुड बी स्पेस इंडिया. ओके, देन कुछ प्रीवियस डेज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जल्दी से. Where will the 5th edition of Joint Military Exercise Daslik take place? Will नहीं है, where is this exercise taking place? ओके, दसलिक एक्सरसाइज चल रही है. कहाँ चल रही है आपसे पूछा जा रहा है? उज्बेकिस्तान के टेरमेज में चल रही है, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में. Which country topped the list in World Cyber Crime Index? हमने पढ़ा था कल वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, तो उसमें कौन सी कंट्री टॉप पे है साइबर क्राइम में? रशिया. रशिया इज ऑन टॉप. इंडिया का क्या रैंक है भाई इसमें? जल्दी बताओ. हु इज द ऑथर ऑफ द मेमोयर टाइटल नाइफ? आई टोल्ड यू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. नाइफ जो एक किताब आई है उसको किसने लिखा है? सलमान रश्दी ने लिखा है, बिल्कुल. विच कंट्री सिक्योर्ड द टॉप पोजिशन इन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024? कल हमने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स भी पढ़ा और उसके अंदर टॉप पे, कल हमने क्राइम वाला कल पढ़ा था या परसों पढ़ा था? जब भी पढ़ा था, चलिए कोई बात नहीं. सो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में कौन सी कंट्री टॉप पे आई है? सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स कहाँ पर हैं जी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर हैं. इसमें भी इंडिया की पोजीशन बता दीजिए, राइट डाउन. एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे. हु हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द टॉप फीमेल क्रिकेटर इन द वर्ल्ड इन 2024 एडिशन ऑफ वाइजडन क्रिकेटर्स एल्मनाक? ठीक है, वाइजडन क्रिकेटर्स एल्मनाक के अंदर टॉप फीमेल क्रिकेटर या लीडिंग क्रिकेटर इन द ईयर का खिताब या नाम किसका जुड़ा है? ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द सेशन. और जाते जाते एक छोटा सा थॉट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आज मैं नहीं समझाऊंगी. मैं नहीं समझाऊंगी बोलती हूँ, फिर भी समझा ही देती हूँ. डोंट कंपेयर योर फर्स्ट चैप्टर टू समवन एल्सेस 10th चैप्टर. ये गलती है ना, हम सभी करते हैं नहीं करते हैं? आप मान लीजिए किसी क्लास में जाकर के बैठते हो, कोई फिजिकल क्लासरूम है, नए नए गए हो और वहाँ पे बच्चे तैयारी कर रहे हैं मान लीजिए 2 महीने से, और सब आंसर कर पा रहे हैं थोड़े थोड़े, और आपको कुछ नहीं आता और आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है. होता है क्योंकि यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ
ऑन द रॉन्ग बेंचमार्क्स, या फिर आप उस रूम में अकेले ऐसे हो जिसको थोड़ा बहुत आता है और बाकियों को तो कुछ भी नहीं आता, तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ शूट हो जाता है, जबकि वो भी गलत है, बिकॉज आप एक्चुअली यहाँ हो नहीं। सो इट इज़ ऑलवेज वाइज, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप जो बेंचमार्क रख रहे हो ना कंपैरिजन का, वो बहुत सोच समझ के रखो, और बेटर रहेगा अगर बेंचमार्क खुद से खुद का कंपैरिजन रख लो, राइट। और अगर करना भी है कंपैरिजन तो भी अपने दिमाग में बैक ऑफ द हेड ये अंडरस्टैंडिंग रखिएगा कि मैंने अभी सिर्फ तैयारी शुरू की है, राइट, या मैं तैयारी के इतने % पे ही पहुंचा हूं। अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं खुद को अपने आगे पहले से तैयार करने वाले लोगों से, या मे बी महारथियों से, या मे बी जिनकी प्रैक्टिसेस बहुत हो चुकी हैं, जिन्होंने बहुत बार फेलियर देख लिया और अब वो बहुत पक्के हो चुके हैं तैयारी में, अगर आप उनसे खुद को कंपेयर कर रहे हैं तो अपने मोटिवेशन को बरकरार रखिएगा, अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखिएगा, गिरने मत दीजिएगा कि ठीक है वो वहां तक पहुंच सकते हैं तो मैं भी पहुंच ही जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी, राइट। एंड अगर आप मेरा ओपिनियन मानेंगे तो हमेशा ना खुद की जर्नी को खुद की जर्नी से कंपेयर किया कीजिए। आज से 1 हफ्ते पहले हम कहाँ थे, आज हम कहाँ, इन टर्म्स ऑफ प्रेपरेशन ही मैं सिर्फ आज बात कर रही हूँ, राइट। आज से 1 महीने पहले हम कहाँ थे, आज कहाँ हैं, आज से 3 महीने पहले हम कहाँ थे, आज कहाँ हैं। ये चैप्टर जब तक मैंने नहीं पढ़ा था मेरा नॉलेज कहाँ तक था, आज कहाँ तक पहुँचा है। सो ये जो कंपेरिजन है ना, ये आपके लिए एक बूस्टर डोज का काम भी कर सकता है और आपके लिए एक अंडर कॉन्फिडेंस लाने का जरिया भी बन सकता है। सो बी वेरी केयरफुल वाइल चूजिंग दिस, राइट। सो ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। अब कल नहीं मिलेंगे, परसों नहीं मिलेंगे, 2 दिन के बाद मिलेंगे, राइट। एंड आई डू नीड दीज 2 days। आई अंडरस्टैंड कि आप लोग 2 दिन बोलोगे कि मैम हमारा करंट अफेयर नहीं तैयार हो रहा है, मैं ब्रेक क्यों दे देते हो इतने, बट इट इज़ नीडेड। अगर मुझे लॉन्ग टर्म अपने थ्रोट को जिंदा रखना है तो मुझे ब्रेक चाहिएगा। सो थैंक यू फॉर ऑल द अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन। मिलते हैं 2 दिन के बाद, तब तक बाकी सारे सब्जेक्ट्स चलेंगे, पढ़ते रहिएगा और टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।